आज हम अर्थव्यवस्था के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो बड़ा दिलचस्प है। एक ऐसा पैटर्न जो बार बार नजर आता है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, इसमें इंसानी भावनाएं, खासकर लालच, उम्मीदें, ये सब शामिल हैं। हाँ बिल्कुल। हमने हाल के सालों में भी देखा है, जैसे 2008 का संकट। काफी लोगों ने वो अस्थिरता महसूस की। बिल्कुल सही। और ये कोई नई चीज नहीं है। इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है जिन्हें हम सट्टेबाजी के बुलबुले या स्पेक्युलेटिव बबल्स कहते हैं। सट्टेबाजी के बुलबुले? मतलब? आसान शब्दों में कहूँ तो ये तब होता है जब लोग किसी चीज के लिए उसकी असली कीमत से कहीं कहीं ज्यादा पैसा देने लगते हैं। अच्छा। हाँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो उसे आगे किसी और को और भी ज्यादा कीमत पर बेच देंगे। ये एक तरह का सामूहिक पागलपन जैसा हो जाता है। तो चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुना है एक फूल ने भी कभी बड़ी गड़बड़ कर दी थी। हाँ बिल्कुल। हॉलैंड में 17वीं सदी की बात है। ट्यूलिप का फूल, जो असल में तुर्की से आया था, वो अचानक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया। अच्छा। हाँ, खासकर जब उसमें कुछ जेनेटिक बदलाव हुए, म्यूटेशंस हुए और बड़े अनोखे दुर्लभ रंग सामने आए। देखते ही देखते ये अमीरों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया। एक फूल स्टेटस सिंबल, कमाल है। बिल्कुल। और यहीं से वो बुलबुला बनना शुरू हुआ। लोगों का ध्यान फूल की खूबसूरती या बागवानी से हटकर सिर्फ मुनाफे पे चला गया। मतलब कीमतें बढ़ने लगी। अरे आसमान छूने लगी। कीमतों का असलियत से कोई लेना देना ही नहीं रहा। आप यकीन नहीं करेंगी, एक खास किस्म के ट्यूलिप बल्ब की कीमत एम्स्टर्डम के एक बड़े घर से भी ज्यादा हो गई थी। क्या बात कर रही हैं? एक बल्ब की कीमत घर से ज्यादा? कोई मिसाल है? हाँ, एक रिकॉर्ड है कि एक सिंगल बल्ब 5200 गिल्डर में बिका था। अब अंदाजा लगाइए, उस जमाने में एक मजदूर दिन भर काम करके मुश्किल से 1 गिल्डर कमा पाता था। हे भगवान, 5200 गिल्डर! तो लोग क्या कर रहे थे? मतलब कहाँ से ला रहे थे इतना पैसा? यही तो मुसीबत थी। लोगों ने अपने घर, अपनी जमीनें सब गिरवी रख दी। बस एक ही धुन थी, ट्यूलिप खरीदो और जल्दी से अमीर बन जाओ। मकसद बागवानी नहीं, बस पैसा कमाना रह गया था। ये तो वाकई पागलपन लगता है। किसी ने सोचा नहीं कि ये हमेशा नहीं चलेगा। यही तो इन बुलबुलों की फितरत होती है। जब सब लोग एक ही दिशा में भाग रहे हों तो तर्क पीछे छूट जाता है। एक डर होता है कि कहीं हम ये मौका चूक ना जाएं। वो जो कहते हैं ना, हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल। हाँ, समझ गया। हर कोई खरीद रहा था तो बाकी भी कूद पड़े, ये सोचे बिना कि इसकी असली कीमत क्या है या ये कब तक चलेगा। और फिर जाहिर है ये हमेशा तो नहीं चला होगा। बिल्कुल नहीं। 1637 में अचानक सब कुछ बदल गया, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। मतलब? अचानक खरीदार गायब हो गए। जिन्हें बेचना था उनके लिए कोई खरीदार ही नहीं बचा। हर कोई बेचने की कोशिश कर रहा था पर कोई लेने वाला नहीं। तो फिर कीमतें रातों रात जमीन पर आ गईं, बिल्कुल क्रैश हो गईं। जिन लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था वो पल भर में कंगाल हो गए। ओह, इसका असर तो बहुत बुरा हुआ होगा। बहुत ज्यादा। पूरे हॉलैंड में एक बड़ी आर्थिक मंदी छा गई। मामला इतना बिगड़ा कि सरकार को बीच में आना पड़ा, कर्ज चुकाने के नियमों में ढील देनी पड़ी। तो ये ट्यूलिप मेनिया में सिखाता है कि कैसे किसी नई आकर्षक चीज को लेकर हद से ज्यादा उत्साह और सट्टेबाजी एक बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। बिल्कुल। क्या ऐसा दोबारा भी हुआ? हाँ, कई बार। करीब 100 साल बाद ही ब्रिटेन में एक और बड़ा बुलबुला बना। इसे साउथ सी बबल कहते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में। साउथ सी बबल, ये क्या था? एक कंपनी बनाई गई थी, साउथ सी कंपनी। इसने वादा किया कि वो साउथ अमेरिका के साथ व्यापार करके जबरदस्त मुनाफा कमाएगी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सफल थी, तो लोगों में ऐसी योजनाओं को लेकर बहुत उत्साह था। तो इस कंपनी के पास कोई ठोस प्लान था? मतलब व्यापार कैसे करेंगे, क्या करेंगे? यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ थी। असल में व्यापार के जो अधिकार थे वो स्पेन के पास थे। कंपनी के पास ना तो ढंग के जहाज थे, ना कोई असली योजना। फिर भी लोग पैसा लगा रहे थे। हाँ, जोरदार प्रचार किया गया, बड़े बड़े वादे किए गए। और तो और सरकार का भी इसमें हाथ था। सरकार ने कंपनी से पैसा उधार लिया और बदले में उसे कुछ सरकारी कर्ज संभालने का काम दे दिया, जिससे कंपनी की साख बढ़ी। अच्छा, मतलब सरकारी समर्थन भी था। बिल्कुल। और इसी के दम पर कंपनी के शेयरों की कीमत, आप अंदाजा लगाइए, आसमान छूने लगी। 1 पाउंड की फेस वैल्यू वाला शेयर 1000 पाउंड तक पहुंच गया। 1000 पाउंड? बिना किसी असली व्यापार के?
ये कैसे मुमकिन हुआ? बस वही माहौल था। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता था। तर्क तो जैसे गायब ही हो गया था। हालत ये हो गई थी कि इसी देखा देखी में और भी कई कंपनियां खुल गई सिर्फ शेयर बेचने के लिए। कैसी कंपनियां? अरे कुछ के तो उद्देश्य ही बड़े मजाकिया थे। जैसे एक कंपनी बनी इंसानी बालों के व्यापार के लिए, एक और का वादा था हमेशा चलने वाली मशीन बनाने का। हाँ, सच में? हाँ, और लोग उनमें भी पैसा लगा रहे थे। बस नाम देखा और पैसा लगा दिया। तो फिर इसका अंत भी वैसा ही हुआ होगा जैसा ट्यूलिप का हुआ था? बिल्कुल। 1720 में ये बुलबुला भी फट गया। लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि कंपनी तो कोई खास व्यापार कर ही नहीं रही, मुनाफे के वादे सब खोखले हैं। और फिर भगदड़ मच गई होगी। जबरदस्त भगदड़। शेयर की कीमतें धड़ाम से नीचे गिरी। लाखों पाउंड का नुकसान हुआ। हजारों लोग, बड़े बड़े नामी लोग भी बर्बाद हो गए। इसका असर अर्थव्यवस्था पर? बहुत बुरा। इसके बाद ब्रिटेन में भी भारी मंदी आई और इस घटना का असर इतना गहरा था कि ब्रिटेन में अगले 100 साल तक लिमिटेड कंपनियों के शेयर सर्टिफिकेट बेचने पर कानूनी रोक लग गई थी। बाप रे, 100 साल तक रोक? हाँ। तो इन दोनों कहानियों में ट्यूलिप मेनिया और साउथ सी बबल एक पैटर्न साफ दिखता है। किसी चीज की कीमत उसकी असलियत से बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सिर्फ उम्मीदों, लालच और सट्टेबाजी के दम पर। बिल्कुल सही। और फिर जब हकीकत सामने आती है तो सब ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और क्या ये पैटर्न आज भी दिखता है? हाँ, ये दुखद है पर सच है। ये पैटर्न सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। अगर हम देखें, 1920 के दशक में फ्लोरिडा में जमीन की कीमतों का बुलबुला फूटा था। फिर साल 2000 के आसपास .com क्रैश हुआ, जब इंटरनेट कंपनियों के शेयर आसमान पर थे। और 2008 का हाउसिंग बबल तो हम भूले ही नहीं है। हाँ, वो तो हल की बात है। हर बार कहानी थोड़ी अलग होती है, चीजें बदल जाती हैं। कभी फूल, कभी कंपनी के शेयर, कभी जमीन, कभी टेक्नोलॉजी स्टॉक, कभी घर। लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं वो वही रहती हैं। जैसे कि हद से ज्यादा सट्टेबाजी, आसानी से मिलता हुआ पैसा या कर्ज, और चीजों की असली कीमत को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। और इन सब के पीछे इंसानी भावनाएं, लालच, जल्दी अमीर बनने की चाहत, और वो डर के कहीं हम पीछे ना रह जाएं, वो भीड़ के साथ चलने की मानसिकता। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे ये भावनाएं तर्क पर इतनी हावी हो जाती हैं और पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लेती हैं। इतिहास हमें यही दिखाता है। ये बुलबुले बनते हैं, फूलते हैं और फिर आखिरकार फूटते हैं और अपने पीछे भारी तबाही और नुकसान छोड़ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई इन घटनाओं से कुछ सीखते हैं? अच्छा सवाल है। क्या वो कारण जिनके वजह से ये बुलबुले बनते हैं, वो लालच, वो उत्साह, वो आसानी से पैसा बनाने की चाह, क्या वो आज भी हमारे सिस्टम में, हमारी सोच में मौजूद है? और अगर है तो हमें किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जो शायद किसी अगले बुलबुले की आहट हो सकते हैं? ठीक है, अब आगे बढ़ते। कुछ ऐसे आर्थिक मुद्दे जो आजकल हम सबकी जिंदगी पे असर डाल रहे हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले महंगाई, है ना? हर कोई कह रहा है, सुन रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं, पर ये होता क्या है असल में? मतलब हाँ, देखिए, बहुत सरल शब्दों में अगर कहें तो जब बाजार में सामान या सेवाओं के मुकाबले पैसा जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, अच्छा, तो उन चीजों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। बस इसे ही महंगाई कहते हैं। सोचिए, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूलता है। हाँ, बस वैसे ही अर्थव्यवस्था में जब ज्यादा पैसा आता है तो कीमतें फूलने लगती हैं। इतिहास में भी ऐसा हुआ है। रोम से लेके अब तक बेकाबू महंगाई बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती है। और इसका असर मुझे लगता है सबसे ज्यादा उन लोगों पर होता होगा जिनकी आमदनी फिक्स्ड है, जैसे पेंशन वाले बुजुर्ग या जिनकी सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उनकी जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है। हाँ, और सिर्फ वही नहीं, अगर आपने पैसा बैंक में रखा है और ब्याज दर महंगाई दर से कम है तो वो पैसा भी अपनी कीमत खो रहा है धीरे धीरे। ओह, हाँ, और एक और बात, कभी कभी जो सरकारी आंकड़े आते हैं ना महंगाई के, हाँ, वो शायद पूरी कहानी ना बताएं। हो सकता है उनमें रोजमर्रा की चीजें जैसे खाने पीने का सामान, पेट्रोल, इनका वजन उतना ना हो। वो एक मजेदार बात याद है, मैं आईपैड नहीं खा सकता। हाँ, याद है। हाँ, याद है। मतलब टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई पर रोटी तो महंगी है। बिल्कुल वही बात है। तकनीकी चीजें सस्ती होने से आम आदमी का गुजारा आसान नहीं होता हमेशा। ये तो है। तो आंकड़ों के पीछे देखना जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई महंगाई की बात। एक और बड़ी चिंता है बेरोजगारी। हाँ, इसके भी आंकड़े आते हैं, पर क्या वो असलियत दिखाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
देखिए, ज्यादातर सरकारी आंकड़ों में बेरोजगार सिर्फ उन्हें गिना जाता है जो पिछले कुछ हफ्तों से नौकरी ढूंढ रहे हैं। अच्छा। सिर्फ उन्हें। तो इसमें वो बहुत सारे लोग छूट जाते हैं जो जो या तो कम घंटे काम कर रहे हैं, मतलब अंडर एम्प्लॉयड हैं, हम्म। या फिर वो इतने निराश हो गए हैं कि उन्होंने नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया है। हम्म। कई बार तो हफ्ते में 1 घंटा काम करने वाले को भी रोजगार वाला मान लेते हैं। अरे, 1 घंटा? हाँ, तो जमीनी हकीकत जो है वो आंकड़ों से कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती है। और ये कोई आज की बात तो है नहीं, बिल्कुल। इतिहास में भी तो यही हुआ है ना, जब अर्थव्यवस्था धीमी होती थी। बिल्कुल, औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनें आईं, कितने कारीगर बेरोजगार हो गए। सही बात है। आज भी टेक्नोलॉजी है, आउटसोर्सिंग है, कंपनियां कम लागत में काम करवाना चाहती हैं, तो उसका असर नौकरियों पर दिखता है। और देखिए, इसका असर सिर्फ उस पर नहीं पड़ता जिसकी नौकरी गई। जब लोगों के पास पैसा कम होता है तो वो खरीदारी कम करते हैं। हाँ, बाजार धीमा पड़ जाता है। बिल्कुल, फिर व्यापार धीमा पड़ता है और नौकरियां जाती हैं। सरकार को टैक्स कम मिलता है, लेकिन बेरोजगारी भत्ते जैसे खर्च बढ़ जाते हैं। ये एक चक्र सा बन जाता है। उफ, तो महंगाई जेब खाली कर रही है, बेरोजगारी कमाई छीन रही है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तब शायद वो मंदी वाली बात आती है, रिसेशन। हाँ, बिल्कुल। मंदी का मतलब सीधा सा है कि देश की जो पूरी आर्थिक गतिविधि है वो सुस्त पड़ रही है। मतलब देश की कुल कमाई, जीडीपी, वो घट रही है। अच्छा। और अगर ये गिरावट बहुत लंबे टाइम तक चले और बहुत ज्यादा हो, मान लीजिए जीडीपी 10% से भी ज्यादा गिर जाए, ओ बाप रे, तब उसे महामंदी यानी डिप्रेशन कह सकते हैं। और अक्सर इनकी जड़ में क्या होता है? जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना, बाजार का लालच, गलत नीतियां। जैसे वो 2008 वाला संकट था, हाउसिंग वाला। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। आसान लोन, जोखिम भरे निवेश, पहले बाजार फूला, फिर धड़ाम से गिरा। और इन सबका, महंगाई, बेरोजगारी, मंदी, इन सबका बोझ आखिर उठाता कौन है सबसे ज्यादा? क्या मध्यम वर्ग? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। अक्सर ज्यादातर मामलों में ये सारा बोझ मध्यम वर्ग पर ही आता है। अच्छा। हाँ, सैलरी रुक जाती है या कम हो जाती है, नौकरी जाने का डर रहता है, जो थोड़ी बहुत बचत है वो खत्म होने लगती है, भविष्य एकदम अनिश्चित सा लगता है। और इतिहास देख लीजिए, एक मजबूत बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग ही किसी देश की तरक्की और स्थिरता की नींव होता है। रोम जैसे साम्राज्य के पतन में भी एक वजह यह थी कि मध्यम वर्ग खत्म सा हो गया था। सच में? हाँ, जब अमीर और अमीर होते जाएं, गरीब और गरीब, और बीच का ये वर्ग पिसता जाए, तो ये समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है, खतरे की घंटी है। तो मतलब ये सारी चीजें, महंगाई, बेरोजगारी, मंदी और मध्यम वर्ग पर दबाव, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं है। बिल्कुल, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो आज जो हमने बात की उसका सार यही निकलता है कि ये बड़े बड़े आर्थिक शब्द जो है, ये हमारी रोज की जिंदगी से बहुत गहरे जुड़े हैं। हाँ, महंगाई हमारी बचत खा जाती है, बेरोजगारी वो तो भविष्य की उम्मीदें ही कम कर देती है, और मंदी वो तो पूरे समाज को पीछे ले जाती है, खासकर मध्यम वर्ग को। और इतिहास हमें बार बार यही सबक सिखाता है कि इन चीजों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गलत नीतियां बहुत भारी पड़ती हैं। सही बात है। चाहे वो पुराने रोमन शासक हों जो अपनी मुद्रा की कीमत गिराकर लोगों को निचोड़ रहे थे, या पिछली सदी की महामंदी, सबक साफ है। संतुलन चाहिए, दूर की सोच चाहिए, और आम इंसान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि इस बातचीत से ये जो मुश्किल से लगने वाले मुद्दे हैं उन्हें समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या ये उपयोगी थी, या हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं? अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। हाँ, जरूर। और एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जब अर्थव्यवस्था इतनी उलझी हुई है और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, तो क्या सिर्फ एक दो उपायों से काम चलेगा, या हमें पूरी तस्वीर को एक साथ देखने और समझने की जरूरत है?